तो ये है हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन एमटीए के टेस्ट सीरीज के पेपर का। तो क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n। तो इस क्वेश्चन में I इक्वल टू ये लिखा हुआ है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। तो अगर इस सवाल में हम लोग 1 माइनस एक्स को अगर t बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस लिमिट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ x के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट 1 आएगा, और जब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये लिमिट 0 आएगा। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 में था, अब ये इंटीग्रेशन 1 to 0 में हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स अगर t है तो इसका मतलब माइनस dx इक्वल टू dt, और यहाँ से हमको पता चलेगा कि dx इक्वल है माइनस dt। और एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अगर 1 माइनस एक्स का वैल्यू t है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मतलब x इक्वल होना चाहिए 1 माइनस टी। अब ये वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी। 1 माइनस एक्स ऑलरेडी t बोल दिए तो ये t टू दी पावर n, और dx के प्लेस पे लिखना चाहिए माइनस dt। तो यहाँ I इक्वल टू, अब ये माइनस से क्या होगा कि ये लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो अभी 1 to 0 है, तो 0 to 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहिए ये हो गया 0 to 1। ये वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई करें t टू दी पावर n माइनस t की पावर n प्लस 1 और t, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा t टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस t की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और ये लिमिट आना चाहिए। अब अगर इसको b के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, और अब इसमें से माइनस करना है, b के प्लेस पे 0 पुट करते तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 आ गया। तो फाइनल हमारा आंसर आना चाहिए 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, यानी ये ऑप्शन सही है। लेकिन एक बात और बताइए, क्या कोई और अप्रोच हो सकता था इस सवाल के लिए? अब तो बताइए। अच्छा, मतलब यहाँ वो किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किंग प्रॉपर्टी यूज करके भी आप बना सकते हैं। अच्छा, जैसे किंग प्रॉपर्टी यूज करते तो x किससे रिप्लेस हो जाता है 1 माइनस एक्स। अच्छा, करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा सवाल था कि I इक्वल टू 0 to 1 x इक्वल 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx, ठीक है। हम लोग इसको I बोले और अब इसमें एक बार किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो किंग प्रॉपर्टी लगाने पे I इक्वल टू ये 0 to 1 x किसके साथ रिप्लेस हुआ 1 माइनस एक्स के साथ। अब यहाँ बताइए, यहाँ x के प्लेस पे 1 माइनस एक्स, तो 1 तो कट जाएगा और माइनस एक्स पीछे वाले माइनस से प्लस एक्स बन जाएगा। यहाँ के पास x पे पावर 10 आ रहा है, ये x पे पावर 10 dx। अच्छा, तो I इक्वल टू ये 0 to 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा x पे पावर n माइनस x पे पावर n प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x पे पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना था 0 to 1। अच्छा, 1 पुट करेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, और 0 पुट करने पे तो 0 में आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ भी आ रहा है 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2। दो अलग अलग अप्रोच हो गया, क्या और कोई अप्रोच होगा इसी सवाल में? क्या और कोई अप्रोच हो सकता है सेम प्रॉब्लम इसी के लिए? क्या कुछ दिमाग लगाया जा सकता है? क्या लगता है? अच्छा, एक बात और हम लोग क्या सोच सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है I, एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है 0 to 1, इसमें पावर कितना था n और इधर पावर है 1, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x पे पावर 1 बाई n और इसमें पावर n इंटू 1 माइनस x पे पावर n
आगे ब्रैकेट को इसके अंदर लेकर के जा सकते हैं। क्या ये अंदर जाएगा 1, ये क्या जाएगा x पे पावर 1/n, यहाँ जाएगा ये पावर 1 है तो 1/n प्लस 1 और ओवरऑल पावर है। अब फिर अंदर वाले को कुछ b मान करके आप आगे बढ़िएगा तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और ही लग रहा है। तो यही दो अप्रोच सही थे सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/n e पे पावर r/n। तो ये क्वेश्चन का टेस्ट पेपर में होना, बस ये टेस्ट आपका होना था कि आपको इस सिग्मा को इंटीग्रेशन में चेंज करने आता है या नहीं आता है। बस अगर ये आता है तो ये गलत नहीं है। यहाँ देखिए, ये सिग्मा किस में बदलेगा, इंटीग्रेशन में। ये 1/n dx में चेंज हो गया, ये e तो है नहीं। अच्छा, r/n के जगह क्या लिखते थे x, और यहाँ n से डिवाइड होगा ना ये वाला लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आएगा 0 और ऊपर n से डिवाइड करने पर 1। आपका क्वेश्चन ये था, और e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, और इसमें लिमिट लगाना था 0 to 1। अच्छा, 1 अगर पुट करते तो e पे पावर 1 और 0 पुट करते तो e पे पावर 0, इसका मतलब e माइनस 1, क्योंकि e पे पावर 0 1 होता है। तो आंसर आ गया e माइनस 1। तो फर्स्ट जो दो सवाल था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये दोनों में कहीं गलती का गुंजाइश नहीं था। ये 8 मार्क्स तो एकदम फिक्स था। चलिए इसको कर लीजिए। थर्ड सवाल पे आते हैं। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 2a fx डिवाइडेड बाय fx प्लस f of 2a माइनस x। लास्ट डिस्कशन अगर आपको ध्यान है तो ये बात हम बोले थे कि आप ध्यान रखिएगा, अगर इंटीग्रेशन a से b में हो, ऊपर कोई भी फंक्शन हो, नीचे वही फंक्शन हो, और उसके बाद इसी फंक्शन में एक आपको चेंज देखें, ये दोनों का सम माइनस x, इसका मतलब यहाँ अगर दिखे a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या आपको पता है कि इस इंटीग्रेशन का एकदम कांस्टेंट आंसर आ जाता है। क्या आंसर आता है इसका, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2, इसका मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे एक सवाल पूछ लेता, ये 2 to 5 है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ लिखा हुआ है 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये हमारा सवाल है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो आप दूसरा कोई सोचेगा, आप तो आंसर बताएंगे। ऊपर जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे है, और ये दोनों का सम माइनस एक्स हो रहा है, तो आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, इसका मतलब 5 माइनस 2 और बाई 2, तो ये आ जाएगा 3/2, तो आंसर आएगा 1.5। इस इंटीग्रेशन का आंसर आना चाहिए 1.5। अब आपको ये बात अगर समझ में आता है तो ये क्वेश्चन में क्या खास बात है, ऊपर एक फंक्शन f(x) है, नीचे वही फंक्शन है, और यहाँ पे ये दोनों का सम माइनस एक्स हो रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो आप तो सीधा सीधा 2a माइनस 0 बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया a, क्योंकि 2a बाई 2 a, तो सही ऑप्शन है a। अब बताइए क्या अभी तक 12 मार्क्स सिक्योर था। चलिए इसको कीजिए। अब ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x, और लिमिट है पाई से लेकर के कहाँ तक, 2 पाई तक। तो इस सवाल के लिए भी अलग अलग अप्रोच हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो एक बार आप ग्राफ से रिव्यू इसका लेना चाहिए। तो आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 sin x है, इसी में तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं ना। तो sin x का रेंज कितना होता है, -1 से 1 होता है, तो 2 sin x का रेंज कितना हो रहा होगा, -2 से 2 हो रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे
तो वो रेंज -2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 2 तक, +2 तक जाएगा। तो चलिए ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। हम लोग किसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, 2 sin x का। अच्छा 2 sin x का ग्राफ अगर बनाइएगा क्या आपको लगता है ऐसा ग्राफ हो सकता है, ये वाला पॉइंट है 0, ये पॉइंट कितना है पाई, और ये वाला पॉइंट है आपका 2 पाई। लेकिन एक बात, ये किसका ग्राफ है, आराम से सोच सोच करके समझते हैं, ये किसका ग्राफ बनाए हैं बताइए, 2 sin x का, y = 2 sin x का। तो ये वाला जो टॉप वैल्यू होगा, जो छोटा छोटा बात आपसे पूछेंगे वो सोच के बताइएगा, ये वाला टॉप वैल्यू क्या अभी 2 होगा, और ये वाला बॉटम वैल्यू, ये वाला, ये कितना हो रहा होगा, ये -2 हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ का जो रेंज है वो -2 से 2 में जाने वाला है। सही है। हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, पाई से लेकर के 2 पाई तक। तो हमको तो दिमाग इस वाले लूप में लगाना है। लेकिन एक बात हम लोग सोच रहे हैं कि जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई में होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि इस केस में x का वैल्यू पाई से 2 पाई में है, तो y का वैल्यू मतलब इस फंक्शन का वैल्यू 0 से -2 से लेकर के और 0 में है, -2 से लेकर के 0 में है। तो -2 से 0 जब आप जाइएगा तो उसके बीच में एक इंटीजर आपको मिलेगा, और वो इंटीजर कौन होगा, -1। तो हमको एक ग्राफ और यहाँ बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, -1। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है y = कितना, -1। और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है, y = -2। क्यों ये लाइन ड्रॉ किए, ये समझ में आता है। ये -2 और 0 के बीच में एक इंटीजर आएगा, तो जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले को दिक्कत होगा, और वहां हम ब्रेक करेंगे। तो अब और दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये y = 1 लाइन हो गया। अब एक बात बताइए, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये कितना हो रहा होगा, ये यहाँ पे हम लोग सोचते हैं ये वाला पॉइंट कितना है, और यहाँ ये वाला पॉइंट कितना है। पहले इस पे दिमाग लगाते हैं, ये दोनों जो पॉइंट है ये कितना है। तो कैसे पता करेंगे, एक बात सोचिए, ये लाइन कौन सा है, -1, ये लाइन है -1, तो ये लाइन है आपके पास -1, और ये -1 वाला लाइन इस ग्राफ को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, तो -1 = किसको बैठा दीजिएगा, 2 sin x। तो आपको पता चला sin x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2। माइनस में आया या प्लस में आया, हम लोग तो प्लस वाला वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। आप बताइए साइन में 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे ना, तो x का वैल्यू आएगा π/6। लेकिन क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ निगेटिव है, तो आप बताइए कि यहाँ तक 0 से पाई तक तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ये एंगल आपको किस क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला वैल्यू पता करने के लिए क्या आपको लगता है, ये है पाई प्लस π/6, पाई प्लस, ये पाई से हम π/6 आगे गए। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 6π + π, ये वाला जो पॉइंट है ये आ रहा है 7π/6। इसमें कोई डाउट किसी को, क्या आप ये पॉइंट बता सकते हैं ये कितना रहा होगा। अच्छा ये आपको लगता है ये 2π - π/6 है, 2π - π/6। तो 2π माइनस अगर π/6 करेंगे तो 12π - π, ये आएगा 11π/6। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है 11π/6। ये हम पॉइंट को तो नोट कर लें। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, जैसे ये 2 कहाँ आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे π/2 पे, इसमें आप 90 रखिएगा 2 आ जाएगा। अच्छा -2 कहाँ आ रहा होगा, ये 3π/2 पे, ये वाला वैल्यू आपके पास कितना है 3π/2। 3π/2 रखने पर फंक्शन का वैल्यू कितना आता है -2, यानी फंक्शन यहाँ है, ये वाला वैल्यू आता है। लेकिन आप एक बात बताइए,
जब आपका x का वैल्यू पाई से लेकर के और 7π/6 तक में होगा, ध्यान से समझिएगा, ये पाई से लेकर के किसके बीच में x का वैल्यू है 7π/6 में, तब ये जो ग्राफ है ये आपको लगता है ये -1 से लेकर के 0 में है। डाउट आया इसमें? ये ग्राफ देखिए, ये -1 वाला लाइन है तो -1 से ऊपर, और ये 0 वाला लाइन है, x एक्सिस से y 0 होता है, तो इसी के बीच में तो है ये ग्राफ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब इसमें लगेगा, तो जब x का वैल्यू -1 से 0 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको कहाँ पहुंचाएगा -1 पे। इसका मतलब आपको लगता है कि अच्छा इसमें सोचिए x के जगह पाई रखिएगा तो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला तो पॉइंट यहाँ है, लेकिन इसके बाद ये वाला जो ब्रांच आपका था ना वो यहाँ डाउनफॉल हो जाएगा इसके ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला जो ग्राफ का ब्रांच है वो इस लाइन पे गिर गया और ये वाला पार्ट अब यहाँ से आपका हट गया। नहीं आया समझ में? आया कुछ? अब एक बात बताइए, अभी हम x का वैल्यू किस में सोचे हैं? पाई से लेकर के 7π/6 में। अब हम सोचेंगे कि अच्छा अगर हमारा x का वैल्यू 7π/6 से लेकर के और 3π/2 तक में होगा, तब भी आपका जो फंक्शन का ग्राफ है क्या वो -2 से लेकर के -1 के बीच में होगा? आराम से सोचना है और कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है कि जब x का वैल्यू 7π/6 से लेकर के 3π/2 तक है, तब आपका x जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में है? -2 से लेकर के -1 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लगेगा तो ये वाला ब्रांच कहाँ आएगा बताइए? अच्छा, तो ये वाला कहीं यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका ये एक डार्क ऐसा हो गया और ये वाला ब्रांच भी अब आपका हट गया। क्या कोई इसमें दिक्कत? अब इधर बताइए, ये लाइन तो आगे तक गया है ना, यहाँ तक है, यहाँ क्या आगे तक है? ये लाइन y = -2 था, तो आपको लगता है ये वाला ब्रांच भी ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो है ये आपको लगता है -2 से -1 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पे ये सब भी यहाँ डाउनफॉल होने वाला है, ये यहाँ गिर गया और ये वाला ब्रांच भी आपका खत्म हो गया। तो एक ग्राफ तो ये आया और एक ग्राफ ये आया। अब हम सोचते हैं कि अगर हमारा x का जो वैल्यू है वो 11π/6 से लेकर के और 2π तक है, अगर आपका वैल्यू यहाँ तक है तो आपको क्या लग रहा है? ये वाला जो ग्राफ है ये -1 से 0 में है, इस कारण ये कहाँ डाउनफॉल होगा? -1 पे। तो -1 पे होगा तो ये ब्रांच हट गया और ये यहाँ ऐसे एक आपका बन गया। अब ये हम एक ग्राफ बनाया है, किसका ग्राफ बन गया ये? आपको लगता है इधर वाले का कोई जरूरत ही नहीं था, हमको तो सारा किसमें सोचना था? पाई से लेकर के 2π में। अब एरिया निकालना है तो कौन सा एरिया निकालना है, इस पर दिमाग लगाते हैं। एक रेक्टेंगल तो यहाँ बना, देखिए ये वाले लाइन के साथ एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ, और जब भी एरिया आप निकालते हैं ना तो ये व्हाइट बॉल और ये डॉट बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइन्यूट सा है, वो नेग्लिजिबल है। तो एक एरिया तो आपको ये चाहिए, एक एरिया तो आपको ये निकालना है, एक एरिया तो ये चाहिए आपको। और दूसरा एरिया यहाँ देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये छोटा सा ये, और ये भी एक रेक्टेंगल है ये वाला फिगर का हमको एरिया निकालने के लिए ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए दिमाग लगाते हैं। आप बताइए, ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा, लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि इसका ब्रेथ कितना है, सॉरी लेंथ कितना है? लेंथ 1 है। ये लाइन कौन सा था? y = -1 और x एक्सिस है ना, तो 1 ही तो हाइट हुआ इसका, तो इसका लेंथ 1 है और ब्रेथ कितना है? π/6। ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक सोचिए, यहाँ से यहाँ तक पाई में कितना ऐड किए हैं तो यहाँ गए हैं π/6, तो इसका ब्रेथ है π/6 और लेंथ है 1, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आया π/6। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इधर वाले रेक्टेंगल का भी क्या एरिया आपको लग रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो π/6 और ये 1, तो ये भी इतना ही आएगा, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब प्लस ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया, तो ब्रेथ तो आपको पता है, ब्रेथ कितना? 2,
यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट हो गया 2, ब्रेथ हो गया 2। अच्छा लेंथ बताइए कितना है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 11 पाई बाई 6, यहाँ तक 11 पाई बाई 6 और यहाँ तक कितना 7 पाई बाई 6। तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ आएगा या नहीं, तो इसमें से माइनस कर दिए कितना 7 पाई बाई 6। अब बताइए ऊपर क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 6 आ रहा है क्या, इसका मतलब 2 पाई बाई 3 आ रहा है। इसका लेंथ और ब्रेथ था 2, तो 2 इंटू 2 पाई बाई 3। अच्छा तो ये आ जाएगा, यहाँ तो 3 ही आ रहा है, तो पाई बाई 3 और प्लस 4 पाई बाई 3, इसका मतलब ये आ रहा है 5 पाई बाई 3। अब 5 पाई बाई 3 आया, अगर हम ये आंसर कर दिए ना तो हम सारा मेहनत करके भी गलती कर गए। पता है क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि ये हम लोग अभी एरिया अंडर द कर्व चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया निगेटिव होगा, ऊपर वाला एरिया, तो ये क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बना है इसलिए इसमें हमको माइनस लगाना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितना आया -5 पाई बाई 3 आया। तो ऐसा अगर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन है जो सही होना चाहिए था। तो ये पहला सवाल आया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने का जगह था। चलिए बनाइए। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या गिवन है, एक इंटीग्रेशन है e पे पावर -1 से e स्क्वायर तक, मॉड में गिवन है log x बाई एक्स। चलिए इसको लिख। तो हमारा इंटीग्रेशन है कि i इक्वल टू ये e पे पावर -1 मतलब 1 बाई e से लेकर के e स्क्वायर तक। अब एक बात सोचिए 1 बाई e कुछ भी होगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि e का वैल्यू 2.7 समथिंग होता है। तो 1 बाई 2.7 क्या मिलेगा हमको, एक पॉजिटिव नंबर। e स्क्वायर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो किस में लाई कर रहा है बताइए, सब पॉजिटिव है। x हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो x अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड तो दोनों पे है, log x पे भी है और x पे भी है। तो x पे मॉड का तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि x पॉजिटिव है तो नीचे वाले पे मॉड का क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका बस ऐसा है कि मॉड में log x है और नीचे आपका क्या है x। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए log x का ग्राफ आता है, वो भी अच्छे से आता है। ये रहा log x का ग्राफ, ये वाला पॉइंट कितना होता है 1,0। तो ये भी आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, log x में ये अगर log x का ग्राफ है ना तो ये वाला एरिया कितना होता है, ये वाला एरिया कितना होगा 1। भाई इस पे कितना सारा सवाल बनवाए हैं। ये वाला एरिया कितना होता है 1। लेकिन अभी अपने क्वेश्चन में आप देखिए कि जब log x को हमको ब्रेक करना होगा तो जब x का वैल्यू, ये वाला पॉइंट है 0 और ये है 1, तो जब x का वैल्यू 0 से 1 में होगा तो आपको लगता है कि log x नेगेटिव होगा। इसका ग्राफ देखिए कहाँ है, x एक्सिस के नीचे। और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब log x कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपको इस इंटीग्रेशन को कैसे स्प्लिट करना चाहिए था, पहले 1 बाई ई से लेकर के कहाँ तक 1 तक। तो इस इंटरवल में 1 बाई ई कहाँ होगा, 1 बाई ई यहाँ कहीं होगा। तो 1 बाई ई से लेकर के 1 तक में तो ये निगेटिव आएगा, तो ऊपर तो आपको मिलेगा -log x बाई एक्स dx। और उसके बाद आपको कहाँ से इंटीग्रेशन करना होगा, 1 से लेकर के और e स्क्वायर तक। उसमें ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 से उधर log x एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आपका क्वेश्चन बस ये बनेगा log x बाई एक्स dx। आप बताइए, पहले तो इसको ढंग से डिफाइन कर लिए, अब ये दो अलग अलग सवाल हो गया। अब इसको हमको बनाना है और दिमाग लगाना है। इसमें अगर हम सोचते हैं तो देखिए पहले वाले सवाल में अगर हम आपको बोले कि आप log x को कुछ t मान लीजिए, तो सबसे पहले तो इसका लिमिट बदलिएगा। आप बताइए क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि ये e पे पावर -1 लिखा हुआ है, 1 बाई मतलब e पे पावर -1। तो जब ये वैल्यू यहाँ x के प्लेस पे पुट होगा तो क्या आंसर आएगा, हम बोल रहे हैं log यहाँ लिखा हुआ है x के प्लेस पे आप e पे पावर -1 पुट किए
तो ये -1 तो बैक आ जाएगा ना, और ये log ये दोनों सेम हो गया तो 1। तो जब आप इसमें x के जगह 1/e पुट कीजिएगा तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, -1। और जब आप इसमें 1 पुट कीजिएगा तो log 1 का वैल्यू 0। तो आपका इंटीग्रेशन हो रहा है -1 से लेकर के कहाँ 0। अच्छा, log x को अगर आप t बोले हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x dx, और ये वैल्यू कितना dt। अब देखिए, क्या आपको लग रहा है 1/x है, dx है, और इसको हम क्या लिख सकते थे, dt। तो अब बचा कौन, log x। log x को t बोल चुके हैं तो ये तो -t हो गया ना, -t dt। अच्छा, एक और बात सोचते हैं, माइनस भी क्यों है, ये माइनस को भी हटा देते हैं, ये माइनस को हटा देंगे तो क्या बदल जाएगा, ये अच्छा अभी रहने दीजिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं तब सोचते हैं। यहाँ भी तो वही बात होने वाला है ना, लेकिन यहाँ पे लिमिट अब कैसे बदलेगा, ये देखिए, आप इसमें x के जगह 1 रखिएगा तो ये आएगा 0, और जब यहाँ x के जगह e² रखिएगा तो ये आएगा 2। तो ये लिमिट जा रहा है 0 से लेकर के कहाँ तक, 2। और फिर वही प्रोसेस 1/x dx तो dt है, तो 1/x dx के जगह तो आप dt लिख लिए, और log x को आप ऑलरेडी t बोल चुके हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो i इक्वल टू, ये अब लिमिट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो या रहने दीजिए क्योंकि -1 से 0 करें, चलिए चेंज कर देते हैं, 0 से लेकर के कहाँ कर दिए इसको, -1 उल्टा कर दिए, तो बचा t dt, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। अच्छा, इसका भी तो वही आएगा ना, t²/2, लेकिन लिमिट इसमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1, और इसमें लिमिट आएगा t²/2, और लिमिट है 0 से 2। चलिए इधर कैलकुलेट कर देते हैं। जब आप इसमें -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 1/2 ही आएगा -1 पे, और 0 जब पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो इधर से 1/2 आया, प्लस जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 4/2 2, तो 2 आया, और उसमें से माइनस करना है 0 पुट करके, तो वो तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली 2 × 2 4 + 1, ये क्या आ रहा है, 5/2। तो 5/2 तो है, ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट था। तो ये सवाल में देखिए, ऐसा 2 क्वेश्चन और है बुक में अवेलेबल, जो दोनों में मोड लगा है, या मोड में थोड़ा बहुत कंफ्यूज कराने का कोशिश किया जाए। तो आपको बस ये ग्राफ ध्यान रखना है जहाँ कंफ्यूजन हो जाए, कि ये कब mod x log में है, log के ऊपर अगर mod है तो कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। बस ये ध्यान रखिए, x का वैल्यू 0 से 1 में कहीं भी होगा तो log x निगेटिव होगा, और अगर 1 से बड़ा होगा तो log x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन बेस कैसा है इस log का, इस log का बेस e है, आ गया होगा समझ में। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है कि f(x) = एक इंटीग्रेशन है जो 1 to x है, और रूट में गिवन है 2 - t² dt। आपसे बस ये पूछा गया है कि आप बताइए कि ये जो इक्वेशन है इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या क्या है, रियल रूट्स, उस इक्वेशन का रियल रूट्स इसमें से कौन होगा। तो आप एक बात बताइए, ये फंक्शन अगर हमको पहले से पता है कि f(x) = 1 to x, और यहाँ गिवन है √2 - t² dt, तो इसको देख करके तो समझ में आ गया कि वहाँ f' आ ही रहा है यूज में, और इसको देख करके आइडिया लगा न्यूटन लेबनीज से डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो f' = क्या तरीका आपको पता है, अपर लिमिट जहाँ t है वहाँ पुट हो जाएगा, तो इसका मतलब √2 - कितना x², और x का डिफरेंशिएशन 1, ये वाला वैल्यू पुट करने का कोई मतलब है क्या, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो f' तो इतना आ गया, f' का वैल्यू आ गया 2 - x²। अब किसके रूट का बात हो रहा है, तो x² - f', तो -√2 - x² = 0। ये है आपका सवाल। इसका जो रियल रूट इसमें से कौन होगा ये हमको बताना है। अच्छा एक बात बताइए, x² = √2 - x² आ गया, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो x⁴ = 2 - x²। इसको लेफ्ट साइड ले आइएगा तो x⁴ + x² का वैल्यू 2 आएगा। अब यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट एकदम दिमाग लगा देंगे कि एकदम 4 डिग्री का इक्वेशन है तो चारों रूट निकाल ही लेंगे, निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। अब जब यहाँ आप पहुंच गए हैं तो आप देख लीजिए ना, दिख जाएगा कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। यहाँ प्लस माइनस वन है, आप बताइए एक्स के जगह वन रखने पर 1 + 1 2, -1 रखेंगे तभी दोनों इवन पावर है, 1 और 1 बन करके 2 बनेगा। और कोई वैल्यू लगता है जो यहाँ सेटिस्फाइड होगा? बस इसमें एक 1 करेगा तो 0 नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ये +-1 था। तो अभी तक हम लोग मतलब ऑब्जर्व करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। हम लोगों को ये मिला है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर का था वो इजी था, फोर्थ क्वेश्चन जो था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो था जो अभी हम लोग किए मॉड वाला वो किया जा सकता था क्वेश्चन, वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। और ये फिर क्वेश्चन आया तो ये तो इजी सवाल था। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या बोला गया कि एक इंटीग्रेशन आपको बताना है -1/2 से लेकर के 1/2 तक। यहाँ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ है ln 1 + x/1 - x। जो भी स्टूडेंट थोड़ा भी ध्यान से, मतलब ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ा बस ध्यान से फंक्शन चैप्टर पढ़े हैं उनको देखते स्ट्राइक कर जाएगा कि ये ऑड फंक्शन। अच्छा चलिए ये हम करके एक बार फिर भी दिखाते हैं। अगर हम f(x) = यही वाला फंक्शन लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है ln 1 + x / 1 - x। फंक्शन ऑड है या इवन है कैसे पता करते हैं? x को रिप्लेस करना पड़ेगा -x के साथ। तो अगर हम -x के साथ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ln 1 - x और यहाँ आ गया 1 + x। क्या इसमें कोई डाउट आया? अब एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है ना इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + x / 1 - x, ध्यान से देखिएगा, और इस पे पावर -1, सोच के बताइए। ये 1/, आएगा और फिर यही बन जाएगा। तो ये -1 लॉग है इसलिए कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -ln 1 + x / कितना 1 - x। आपका fx क्या था? आपका fx था ln 1 + x / 1 - x। तो यहाँ अगर fx को लिख देंगे तो ये -fx बन गया। इसका मतलब f (-x) का वैल्यू -fx आ रहा है। ये किसका पहचान है? ऑड का। अच्छा अब ये पता चल गया कि ये वाला फंक्शन ऑड है, तो आप तो बस क्या करेंगे कि ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट में पहले स्प्लिट कर लीजिए। i = एक बार -1/2 से 1/2, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, और एक बार यहाँ कर लीजिए -1/2 से 1/2 ln 1 + x / कितना 1 - x dx। तो इसका आंसर तो 0 हो गया ना, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? ऑड है। अगर फंक्शन ऑड होता है तो इसका -a से a में fx dx का वैल्यू कितना आता है? 0। अगर fx ऑड है तब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर फंक्शन ऑड होगा तो जितना पॉजिटिव एरिया बन रहा होगा उतना ही निगेटिव, क्योंकि तो ओरिजिन पे कैसा हो जाएगा? साइमेट्रिक हो जाएगा, इसलिए ये आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये 0 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन बस इतना ही बचा ना, -1/2 से 1/2 किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। यही है ना सवाल। अब एक बात सोचिए, -1/2 से 1/2 जब आप जा रहे होंगे तो उसके बीच में एक इंटीजर आया होगा, कौन सा? 0। तो आपको अपने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना चाहिए, -1/2 से लेकर के कहाँ तक? 0 तक, और उसके बाद फिर 0 से कहाँ तक? 1/2 तक। अच्छा -1/2 से 0 में जब x का वैल्यू होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना आएगा? -1। अच्छा, और जब 0 से 1/2 में होगा तब 0, तो ये तो 0 आ गया। तो इधर वाला तो खत्म हो गया, ये फिर 0 हो गया। तो बस क्वेश्चन बस इतना है, -1 का इंटीग्रेशन कितना? -x, और इसमें आपको लिमिट पुट करना है -1/2 से लेकर के 0। तो जब 0 पुट कीजिएगा तो 0 आएगा माइनस। अब ये पुट करेंगे, देखिए -x में -1/2 पुट कर रहे हैं तो प्लस का 1/2 बन जाएगा, और पीछे वाला माइनस के कारण कितना आ जाएगा? -1/2। तो सही आंसर है ये। अभी तो इसको इतना एक्सप्लेन किए, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे उस समय तो इसको ओरली कर दिए। अब ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखिए, थॉट पकड़िए कि क्या ये सवाल मुश्किल था या बस देखने में मुश्किल है।
क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक इंटीग्रेशन है जो m और n के टर्म में आपको दिया गया है। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए। इक्वल टू 0 to 1 t पे पावर m 1 प्लस t पे पावर n dt, ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर ऐसा बोला जा रहा है। आगे अगर क्वेश्चन देखें तो देन एक्सप्रेशन फॉर IMN इन द टर्म ऑफ IM प्लस 1 एंड n माइनस 1 वेयर m और n कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो आपको ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको उस फॉर्मेट में चेंज करना है। अब इसके लिए क्या कैसे होगा, क्या दिमाग लगेगा, ये हमको सोचना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम देखें, अभी फिलहाल इसको लिख लेते हैं। IMN का जो वैल्यू है वो आपको क्या पता है, 0 to 1 और यहाँ t पे पावर m और उसके बाद 1 प्लस t पे पावर n दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही है ना। आपको लगता है कि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहा है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहा है तो क्या हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? अब इसमें से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए, एक फंक्शन को तो बाहर करेंगे और दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो अगर हम इसको बाहर करके एक बार देख रहे हैं, 1 प्लस टी पे पावर n को बाहर कर दिए तो t पे पावर m का इंटीग्रेशन कितना, t पे पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 और इसमें लिमिट कितना लगना है, 0 to 1। इसके बाद आप क्या करते हैं, माइनस। अब सोचिए जो बाहर गया था फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n इंटू 1 प्लस टी पे पावर n माइनस 1, यही आएगा। और ये वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ये लिखना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t पे पावर m प्लस 1 और नीचे कितना m प्लस 1। अच्छा यही आएगा ना ओवरऑल। इसमें कोई डाउट आया किसी को, कुछ भी किए सवाल में, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो फॉर्मूला है उसको यूज करके एक स्टेप बस हम अभी सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या ये मैच हो रहा है या कुछ और सोचना पड़ेगा सवाल। अच्छा चलिए, अब ये लिमिट अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो t के जगह पहले 1 पुट होगा। अच्छा अगर 1 पुट होगा तो ये 1 प्लस 1, ये तो 2 पे पावर n जैसा बन रहा है 1 पुट करने पर, और ये तो 1 हो गया तो 2 पे पावर n बाई कितना आ रहा है, m प्लस 1 पुट करने पर ये वैल्यू बना। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 बनेगा, लेकिन ये 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा, तो इधर से तो आपको यही वैल्यू मिला। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को रहने दिए, यहाँ n एक कांस्टेंट है और m प्लस 1 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ आ गया n डिवाइडेड बाई m प्लस 1 और बाकी जो बचा है ना उसको हम इंटीग्रेशन में लिख रहे हैं। बाकी हमारे पास बचा हुआ है t पे पावर m प्लस 1 और इंटू 1 प्लस t पे पावर कितना n माइनस 1 ऑफ dt। अब इसके बाद हम लोग अब सोचेंगे, हमारे पास एक बात बताइए, IMN करके ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, सोचिएगा जो हमको एक्सप्रेशन गिवन था IMN वो इसके टर्म में गिवन था। हमको बोला गया कि IM प्लस 1 और n माइनस 1 को एक्सप्रेस आपको करना है। एक छोटा सा सवाल का आंसर बताइए कि IM प्लस 1 और n माइनस 1 कहने का क्या मतलब आपको समझ में आता है। अगर ये यहाँ m है तो यहाँ m है, तो यहाँ अगर m प्लस 1 है तो यहाँ m प्लस 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो कुछ ऐसा आना चाहिए 0 to 1 t पे पावर कितना m प्लस 1 और 1 प्लस t पे पावर कितना n माइनस 1 ऑफ dt। तो क्या ये वैल्यू यही है, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर n बाई m प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस 1, और ये हमारा पार्ट बन जाएगा i जो क्वेश्चन में बोला गया है, यानी m प्लस 1 और कॉमा n माइनस 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ए ही लग रहा है सर, तो ये ऑप्शन लग गया। अगर आप इस क्वेश्चन को देख करके ये जो कुछ अजीब सा लिख के दिया इस पर अगर ध्यान नहीं देते तो ये सवाल भी इजी था। चलिए इसको बना दीजिए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या गिवन है सवाल में, आपको गिवन है इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 4 तक 1 प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और बोला जा रहा है कि ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू ये आएगा
तब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है। क्या ये सवाल किसी से हुआ था एग्जाम में, टेस्ट में? अच्छा चलिए दिमाग लगाते हैं। ये जो सवाल है अगर आप इसको आई बोल दिए, आई इक्वल टू ये लिखा हुआ है π/6 और ये लिखा हुआ है कितना π/4। एक बात बताइए 1/e पे पावर x क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो 1/e पे पावर x का मतलब क्या e पे पावर -x हो गया? सोचिए 1/e पे पावर x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब ऊपर क्या बचा? 1 प्लस कॉट एक्स और नीचे क्या है? साइन एक्स, नीचे साइन एक्स। अगर ये साइन एक्स को ये दोनों के नीचे लिखेंगे तो आप बताइए 1/sin x कितना बनेगा? cosec x। अच्छा यहाँ भी लिख सकते हैं ना प्लस cosec x और इनटू कितना cot x। हमारा सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ था लेकिन हम इसको थोड़ा चेंज किए तो इस फॉर्मेट में ये सवाल आ गया। क्या इसमें कोई डाउट है? अब एक बात बताइए, इसको देख करके एक फीलिंग अंदर से आ रहा है। कौन सा फीलिंग? कई बात। पहली बात ये cosec x है तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो बस माइनस मिसिंग है, यहाँ माइनस नहीं है। और दूसरा बाहर e पे पावर x जैसा फिगर बन रहा है और अंदर ये वाले फंक्शन का ये डेरिवेटिव बनते बनते रुक जा रहा है। क्यों? माइनस के कारण। तो आपको लगता है ये माइनस एडजस्ट करने के लिए ही यहाँ e पे पावर -x फ्रेम किया गया है। क्या करना चाहिए आपको? करना चाहिए यहाँ कि आप ना x को -t के साथ रिप्लेस कर दीजिए। x को रिप्लेस कर दिए किसके साथ? अब बताइएगा ऐसा क्यों मेरे मन में आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है जो हमको नहीं चाहिए। क्या आपको याद है ये कभी फॉर्मेट बताया है e पे पावर x fx प्लस f'(x)। ये तो याद कितना बार रटवा है। अगर e पे पावर x बाहर है, यहाँ फंक्शन है और वो उसका डेरिवेटिव है सम, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आएगा। कितना आएगा? e पे पावर x इंटू। अब ये सब बात भूल जाइएगा तब कैसे बनेगा सवाल। ये आएगा e पे पावर x इंटू fx आएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम x को किसके साथ रिप्लेस कर दिए तो सबसे पहले इसका लिमिट बदल गया। अब x के जगह π/6 रखिएगा तो t का वैल्यू आएगा -π/6 और ऊपर कितना आएगा? -π/4। एक और चीज बदलेगा, आपको लग रहा है dx का वैल्यू इस बार -dt आएगा। तो इधर हम पहले आराम से इसको लिख लेते हैं। dx के जगह कितना आने वाला है? -dt आने वाला है। ठीक। अब ये x के जगह -t जब पुट करेंगे तो ये तो e पे पावर t बन जाएगा ना। अच्छा इधर -dt है, ये -dt यहाँ लिखा हुआ है। आप बस हमको ये सोच करके बताइए अंदर क्या चेंजिंग होता हुआ आपको नजर आ रहा है। जब x के जगह आप -t रखिएगा तो cosec में से तो माइनस बाहर आ जाएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। साइन ऑफ -x कितना होता है? -sin x। तो यहाँ तो माइनस पीछे आ जाएगा। यहाँ जब दोनों में आप माइनस पुट कीजिएगा तो यहाँ से भी माइनस पीछे आएगा और यहाँ से भी माइनस पीछे आएगा, इस कारण ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ -cosec x और प्लस cosec x और इंटू कितना cot x दिखा। अब एक बात सोचते हैं, ये वाला माइनस भी जो है ना ये वेस्ट नहीं जाने वाला है। ये माइनस को अब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो -π/6 से लेकर के कहाँ तक? -π/4 तक। और यहाँ e पे पावर t लिखा हुआ है और जैसे ही ये माइनस इस पे मल्टीप्लाई हुआ तो cosec x और माइनस बन जाएगा cosec x और इंटू कितना cot x dx dt। अच्छा एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिए ना x को t के साथ, तो अब x लिखने का क्या मतलब? ये सब अब किसमें है? t में है। हालांकि वेरिएबल चेंज होने से आंसर पे कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी करेक्ट ही जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा। अब आप बताइए इसके बाद इसका आंसर क्या है? ये e पे पावर x बाहर है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर हो जाएगा e पे पावर t और इंटू कितना
cosec t और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहिए, -π/6 से लेकर के और -π/4 तक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इधर क्या आता है, फिर उसको उसके साथ कंपेयर भी करना है। तो अगर हम -π/4 इसमें पुट करेंगे तो e पे पावर तो -π/4 बनेगा, e पे पावर -π/4। देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया t के प्लेस पे। अच्छा cosec में π/4 का वैल्यू कितना, √2 ना, √2। अच्छा इसमें √2 लेकिन माइनस है तो क्या आ जाएगा, -√2, यहाँ आ गया -√2। अच्छा ये वैल्यू क्या पुट करके मिला हमको, -π/4। अब इसमें से माइनस करना है आपको और अब ये वैल्यू पुट करना है। तो बताइए -π/6 यहाँ पुट हुआ तो e पे पावर कितना दिख गया, -π/6, ये आ गया। अच्छा cosec π/6 मतलब 30 डिग्री, तो cosec 30 का वैल्यू 2, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 इंटू -2। ये आपका सॉल्व होकर क्या आ रहा है, तो इसको पूरा और अरेंज कर लीजिए, e पे पावर -π/4 इंटू -√2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 इंटू ई पे पावर कितना, -π/6। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये गिवन है वो ये गिवन है, तो आप इसको देख करके बताइए कि e पे पावर -π/4 के पहले कौन है, बीटा। तो e पे पावर -π/4 के साथ में तो है √2, यानी कि बीटा का वैल्यू आ गया -√2 और अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2। आपसे क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 -√2। इसका मतलब ऑप्शन ए जो था वो सही था। तो ये सवाल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना मैनिपुलेशन आना चाहिए, ये क्वेश्चन देख करके दिमाग लगाने आना चाहिए। चलिए बनाइए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या गिवन है, एक फंक्शन है f(x), तो ये 2x dt/√1 + t पे पावर 4 एंड g बी द इनवर्स ऑफ f। ये जो g है ये f का क्या है, इनवर्स है। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा गया, g'(0) का वैल्यू बताइए। अब एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर gx fx का इनवर्स है तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इसका मतलब हमको चाहिए g', तो g ऑफ fx का वैल्यू x होगा। जानबूझ करके एक स्टेप हम नहीं लिखे ताकि आपसे पूछ पाए कि ये बात सही है कि गलत। आप क्या बोल रहे हैं, gx जो है वो इनवर्स है किसका, fx का। अगर gx fx का इनवर्स है तो fx भी इनवर्स होगा किसका, gx का। हमेशा एक दूसरे का ही होता है। अब आप सोचिए ये वाला इनवर्स को उधर भेजिएगा तो इधर क्या बचेगा, x, और इधर क्या बचेगा, g ऑफ fx। क्या कभी भी एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होगा तो ये वाला लाइन तो आपको ध्यान रखना ही है, इस पे तो कई सारा सवाल बनता है। तो अगर ये आपको पता है तो अब यहाँ से आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि वहाँ g'(0) चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, g'(f(x) और उसके बाद f'(x) और इधर आ जाएगा 1। अब बताइए यहाँ से g'(f(x) जो है वो किसके बराबर आ गया, 1/f'(x) के बराबर आ गया। समझ में आया इतना। अब क्वेश्चन में g' तो क्रिएट हो गया, लेकिन g' के बाद यहाँ fx नहीं चाहिए उसको, यहाँ fx के जगह 0 चाहिए। तो अब ये एक दिक्कत है। अब हमको कैसे पता कि यहाँ fx इक्वल टू हमको चाहिए तो 0, लेकिन x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये fx 0 बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब आपको पता होता है कुछ हिंट, जैसे देखिए यहाँ fx आपको क्या दिया हुआ है, 2x, अच्छा dt डिवाइडेड बाई √1 + t पे पावर कितना, 4। एक बात बताइए f(2) का वैल्यू कितना बोलेंगे आप, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचिए,
अगर एफ एक्स है 2 2x dt बाई अंडर द रूट 1 प्लस टी पे पावर 4, हम आपसे पूछे एफ ऑफ 2 बताइए, तो जहाँ x है वहाँ 2 होगा, तो लिमिट 2 से 2 में हो गया, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितना दिख गया? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि x के प्लेस पे 2 रखने पे ये फंक्शन क्या देता है? अब इतना ही काफी है ना क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। अब आप इसमें x के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ 2, और इधर बन जाएगा 1 बाई एफ डैश ऑफ 2, ये तो बन गया 0, तो g डैश ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो है 1 बाई एफ डैश ऑफ 2 के बराबर। अब बताइए, अब यहाँ एक लास्ट बात और सोचना है, एफ एक्स आपके पास है, आपको बस एफ डैश एक्स निकालना है और उसमें 2 रख के उसका रेसिप्रोकल करना है। तो आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ ये अगर हम पार्ट को देखें तो यहाँ न्यूटन लेबनीज लगना चाहिए। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये x अगर यहाँ पुट होगा तो ये आ जाएगा 1 बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स पे पावर कितना? 4 आएगा क्या? और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इसमें एक बार 2 पुट करेंगे और 2 का डिफरेंशिएशन फिर 0 आ जाएगा। तो यही आ रहा है एफ डैश एक्स, तो यही है एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 4। इसमें हमको 2 चाहिए, तो चलिए 2 पुट करते हैं, तो f डैश ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अंडर द रूट, ये 16 प्लस 1 कितना? 17। तो चलिए यहाँ पुट कर दीजिए 1 बाई f डैश 2 का वैल्यू है 1 बाई रूट 17, तो ये तो रूट 17 आ गया। इसका मतलब g डैश ऑफ 0 का जो वैल्यू था वो कितना था? अंडर द रूट 17, यानी बी ऑप्शन जो था वो सही था। ऐसा क्वेश्चन करने आना ही चाहिए। ऐसा सवाल बार बार आता है कि ये दूसरे का इन्वर्स है, बस ये वाला बात आपको ध्यान रखना है और ये वाला पॉइंट, और उसके बाद जैसे करते हैं। क्या इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन नहीं बनाए हैं इस थॉट पर बेस्ड? चलिए बनाए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये जो r का वैल्यू है वो 1 से लेकर के कहाँ तक गया? 4n तक गया। यहाँ कुछ गिवन है रूट n, यहाँ रूट r 3 टाइम्स ऑफ रूट r प्लस 4 टाइम्स ऑफ रूट n और इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको i बोलते हैं तो i इक्वल टू, एक बार इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं, r इक्वल टू 1 से 4n तक ये है। यहाँ गिवन है रूट n, और यहाँ गिवन है रूट r, और यहाँ है 3 रूट r और प्लस 4 रूट n और इसका स्क्वायर। यही क्वेश्चन है ना, यही सवाल। पहली बात तो यहाँ देखिए, ये जब आप कुछ भी होगा, ये जब सिग्मा यहाँ लगा हुआ है तो ये कोई एक सीरीज रहा होगा जिसको समेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो याद है पहले तो हम लोग जो क्वेश्चन करते थे तो सीरीज को पहले सिग्मा के फॉर्म में लिखते थे, ये तो लिख के दिया है, ये तो आपके सीरीज को सिग्मा के फॉर्म में लिख के दिया है। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये इंटीग्रेशन में कैसे चेंज होगा, बस इतना सा बात सोचना है। तो इसके लिए क्या सोच सकते थे कि एक बात सोचिए कि i इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू 4n। अच्छा, ऊपर रूट n है, इस रूट n को अभी रहने दीजिए, इसका तो कुछ अभी, यहाँ रूट r है ये भी रहने दीजिए। ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में से हम रूट n को कॉमन ले रहे हैं। अब सोच के बताइएगा, इस ब्रैकेट से रूट n कॉमन लेंगे तो बाहर स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा? बाहर तो n आएगा, तो बाहर आ जाएगा n, उसको लिख लेते हैं, बाहर n आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा? 3 अंडर द रूट r बाई n बचेगा क्या? क्योंकि आप रूट n कॉमन ले लिए, और प्लस इधर कितना बचेगा? 4 और इसका स्क्वायर, ये बच रहा है। अच्छा, अब एक बात और सोच रहे हैं, ये जो आपका 1 बाई n आया ना, i इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू 4n, ये जो ऊपर रूट n लिखा हुआ है इसको हम जानबूझ करके नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, तो उससे क्या फायदा होगा देखिएगा। ऊपर 1 बचा, ये रूट n नीचे आए, तो ये जो रूट r है ना इसके साथ मिलकर के ये रूट r बाई n बन गया, ये नीचे आ गया ना, ये फिर ऊपर जाएगा तो यही है, रूट n ही है। और इधर ये जो n था इसको आप इधर 1 बाई n लिख लिए, ये n इधर आ गया, और इधर आप देखिए ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 3 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट r बाई n और प्लस 4 और इसका स्क्वायर। आपको नहीं दिखा कि सब सेट हो गया इसमें? r बाई n किस में चेंज होता है? x में, और 1 बाई n किस में चेंज होता है? dx में। तो बाकी तो अब इसको हमको इंटीग्रेशन में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन सिग्मा चेंज हो गया इंटीग्रेशन में,
लिमिट जा रहा है, समेशन का वैल्यू है 1 से लेकर के 4n तक, n से डिवाइड होगा दोनों लिमिट, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो ये 0 और ये क्या बच जाएगा 4। तो अब ये लिमिट जा रहा है 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 1/n किस में चेंज हो गया, dx में, ऊपर है 1 रहने दीजिए, ये अंडर द रूट r/n मतलब रूट x हो गया ये, और ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 3 टाइम्स ऑफ रूट x, r/n मतलब x, तो रूट x और प्लस का कितना 4 और इसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, समझ में आया। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना 3 टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 4, आप इसको चलिए t बोल देते हैं, इसको t बोल दिए, तो सबसे पहले तो ये लिमिट बदलेगा। अब x के जगह 0 रखने पर ये 0 हो गया, तो इधर तो आया 4, और जब x के जगह 4 रखे तो ये 2 बना, और 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4 10, तो अब लिमिट है 4 से लेकर के कहाँ तक 10 तक। और एक बात बताइए, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3/√x dx और ये वैल्यू dt आएगा क्या, 3/2√x dx का वैल्यू dt आएगा। तो यहाँ से अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे, चलिए इसका वैल्यू एक बार अच्छा से कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√x इंटू dt डिवाइडेड बाई कितना 3, और ये वैल्यू किसका है dx का। तो क्वेश्चन में पुट करते हैं, हमारा क्वेश्चन था 1/, यहाँ लिखा हुआ है √x रहने दीजिए, इसको बोल दिए कि ये t है तो इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा t², यहाँ है dx, तो dx के जगह 2√x बाई 3 और इनटू कितना dt, तो √x और √x, अब कांस्टेंट जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो 2/3 बाहर आ गया, और लिमिट है 4 से लेकर के कहाँ तक 10 तक, 1/t² का मतलब t पे पावर -2 ऑफ dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t पे पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है आपको 4 से 10 तक। ये क्या बच रहा है बताइए, तो ये तो ऊपर -1 पावर है, नीचे भी माइनस, ये बस -1/t है, और इसमें लिमिट लगाना है 4 से 10 तक। तो पहले 10 पुट किए तो ये आया -1/10, इसमें से माइनस कीजिएगा 4 पुट करके तो प्लस हो जाएगा कितना 1/4, दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, तो ये आ गया -2 प्लस का 5, ये आ रहा है 3/20। अच्छा 3/20 किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2/3 के साथ, तो इंटू 2/3, तो 3 कैंसिल किए 2 से 10, तो आ रहा है 1/10, तो सही आंसर इसका होना चाहिए था 1/10, ये ऑप्शन इसका सही है। क्या अगर हम थोड़ा सा आराम से अगर इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व किए तो ये आसानी से क्वेश्चन बना कि नहीं, अगर इसको देख करके घबरा जाते कि ये क्या लिखा हुआ तो नहीं बनता। चलिए बनाइए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल। I1 एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो 0 से पाई x sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x। ध्यान से समझिए ये भी क्वेश्चन, मतलब पेपर डिस्कशन में क्या सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या होगा सवाल के लिए। आप भले ही बना लिए होइएगा, एक कोई सवाल इसमें से कोई बना भी लिए होइएगा, लेकिन आप जो बनाए, जो हम अप्रोच दिखा रहे हैं, क्या वो दोनों सेम है, और अगर नहीं है तो फिर एक और नया बात है। I2 है 0 to पाई x इंटू साइन पे पावर कितना 4x dx। हमको एक्चुअली में ये दोनों इंटीग्रेशन का रेशियो बताना है कि कितना आ रहा है। चलिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला वाला इंटीग्रेशन I1 है, और ये आपको पता है कि ये 0 to पाई, और ये है x टाइम्स साइन x, और यहाँ गिवन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, यही है ना। अब ये x को तो हटाना है सबसे पहला, तो उसके लिए क्या किए कि आप इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज किए। किंग प्रॉपर्टी अगर यूज कीजिएगा तो I1 जो है वो आपको ऐसा दिखेगा 0 to पाई, जहाँ x है वहाँ क्या आएगा पाई माइनस x। अच्छा, और जहाँ साइन है यहाँ भी आएगा साइन पाई माइनस x, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कितना पाई माइनस x ऑफ dx। प्रॉपर्टी यूज किए किंग प्रॉपर्टी।
अब एक बात सोच के बताइए, ये कितना होगा साइन एक्स और ये कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स। भले ही ये कॉस माइनस में आता लेकिन ये स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। तो आपका जो I1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0 to पाई। अच्छा ये साइन एक्स है, तो बताइए साइन एक्स किससे मल्टीप्लाइड होगा, तो एक बार मिलेगा पाई टाइम्स साइन एक्स और एक बार आपको मिलेगा माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स, और नीचे तो यही है 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब एक और पॉइंट बताइए, जब भी किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या करते हैं ऐड, तो ये और ये ऐड कीजिएगा तो इधर कितना आ जाएगा 2i1, इधर लिमिट है 0 to पाई। सोच करके बताइए दोनों का एलसीएम तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही आया। न्यूमरेटर अगर ऐड होगा तो ये x sin x माइनस में और ये प्लस में, ये तो कट गया। यही तरीका है x को हटाने का। अब ऊपर क्या बच गया पाई साइन एक्स, तो पाई भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर दीजिए। अब आपके पास बस साइन एक्स है और यहाँ है 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डीएक्स। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? अब ये वाला इंटीग्रेशन तो हमको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, इसमें तो हमको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम cos x को t बोलने वाले हैं। अच्छा अगर cos x को t बोलेंगे तो माइनस साइन x, dx का वैल्यू dt आएगा, तो dx का वैल्यू आपको दिखेगा माइनस dt डिवाइडेड बाय कितना साइन x। चलिए लिमिट बदलिए पहले, cos x को अगर आप t बोल रहे हैं तो अभी ये 0 है, तो 0 जब यहाँ रखिएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 और पाई पे cos पाई का वैल्यू होता है -1। तो अब ये लिमिट जा रहा है 1 से लेकर के कहाँ -1। अच्छा चलिए सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई हमारे पास इधर है अभी एक मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को आप c बोल चुके हैं तो ये हो गया t स्क्वायर, और dx के जगह क्या लिखिएगा माइनस dt बाई साइन एक्स। तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब एक बात बताइए, ये माइनस का क्या करें, लिमिट को चेंज कर लो, तो ये माइनस को यहाँ से हटा दिए तो ये हो गया -1 से लेकर के कहाँ तक +1 तक। अब एक बात और बताइए, अब ये बचा 1/1 प्लस t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, तो ये बन गया tan इनवर्स t। अच्छा इसमें लिमिट क्या पुट करना है -1 और 1, और पीछे पाई मल्टीप्लाइड भी होगा। तो जब आप 1 पुट कीजिएगा तो tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, इसमें से -1 जब करेंगे तो -π/4, तो ये तो 45 प्लस 45 ये बन गया π/2। अच्छा पीछे पाई मल्टीप्लाइड भी है तो ये बन गया π²/2, सही है ना। अब ये किसके बराबर हो रहा था 2i1 के, तो i1 का वैल्यू कितना आ गया, i1 का वैल्यू आ गया π²/4, π²/4। क्या एक पार्ट खत्म हो गया? अब दूसरे वाले में दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ से देखिए i2 जो आपका है सीधे प्रॉपर्टी लगाइए 0 to पाई, तो x किससे रिप्लेस हो गया पाई माइनस x के साथ, और यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पे पावर 4x dx ही है। फिर i2 और i2 को ऐड किए तो इधर क्या बन गया 2i2। अच्छा ये लिमिट 0 to पाई, सोचिए -x साइन टू दी पावर 4x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई इंटू साइन टू दी पावर 4x, तो एक पाई और बाहर आ गया। अब ये हो गया साइन पे पावर 4x dx। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट अब इसको पूरा प्रोसेस से बना देंगे, बनाने के लिए तो ये बन ही जाएगा, लेकिन फिर इतना प्रॉपर्टी किस लिए पढ़े। आप एक बात बताइए, अगर ये 0 to π/2 होता तो क्या 42 फॉर्मूला लग जाता, लेकिन दिक्कत क्या है 0 to पाई है, तो π/2 में करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे। एक प्रॉपर्टी याद दिलाते हैं, अगर कभी इंटीग्रेशन 0 to 2a में हो तो आपको याद है ये होता है 0 to a fx प्लस f(2a - x), और अगर कभी f(2a - x) fx के बराबर आ जाए तो पीछे 2 आ जाएगा और लिमिट हाफ हो गया। आपको लगता है इस x में साइन के जगह पाई माइनस x करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पावर इवन नहीं होता तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको दिखा, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको तो इधर 2 कर देना चाहिए और ये लिमिट हाफ कर देना चाहिए, और इधर साइन के पावर 4x dx। समझ में आया कि नहीं आया?
अब बताइए यहाँ से क्या हमको इंटीग्रेशन का जरूरत है? नहीं, यहाँ से वालीज फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगता था वो? एक कम से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ 4 है तो किससे स्टार्ट होगा? 3 से 2 कम कीजिए, और नीचे कहाँ? 4 से, तो 4 से 2 तो 2। अच्छा 2 पे एंड किए तो मल्टीप्लाइड किससे होगा? पाई बाई 2। अच्छा ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाइड और हो रहा है? 2 पाई के साथ भी। तो अब देखिए, अच्छा एक काम करते हैं कि ये 2 और ये 2, तो यह 2 पाई नहीं, सिर्फ किससे? पाई से। तो ये बन गया पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, 3 पाई स्क्वायर बाई 16। ये वैल्यू किसका आया? ये वैल्यू आया I2 का। नहीं, अब आपसे क्या पूछा हो? I1 रेशियो I2, तो I1 रेशियो I2 मतलब I1 बाई I2। तो I1 का वैल्यू कितना आया था? पाई स्क्वायर बाई 4। अच्छा इससे डिवाइड करेंगे तो 16 ऊपर आ गया और 3 पाई स्क्वायर आ गया, ये तो कैंसिल, ये 4। अच्छा तो 4 बाई 3 दैट मीन्स 4 रेशियो 3, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, 4 रेशियो 3 आना चाहिए। बस कैलकुलेशन है, डिफिकल्टी क्या है? बनाइए जल्दी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द वैल्यू ऑफ एक इंटीग्रेशन आपको बताना है 3 पाई बाई 4 से पाई, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसके अंदर sin x लिखा हुआ है, प्लस एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें लिखा हुआ है 4x बाई पाई। अब ऐसा देखने में न लगता है कि ये क्या सवाल है, कैसे होगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको फील होगा कि अभी तक जितना सवाल बनाए हैं उसमें ये तो इजी था। कैसे? एक बात बताइए, x का वैल्यू किस में जा रहा है? 3 पाई बाई 4 से लेकर के और पाई तक, ये बात हम लिख लेते हैं। 3 पाई बाई 4 से आपका x का जो वैल्यू है वो किस में है? पाई में है। ऐसा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में ऊपर हमको 4x दिख रहा है, तो 4x सब कब आएगा? जब सब में हम किससे मल्टीप्लाइड कर दे? 4 से। तो ये इधर बन जाएगा 3 पाई और ये 4x और ये बन गया 4 पाई, ऐसा आएगा। अब आपको चाहिए 4x बाई पाई, तो सब में किससे डिवाइड कर दे? तो अगर पाई से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 बन गया, ये 4x बाई पाई बन गया और ये 4 बन गया। अब एक बात बताइए, ये जो क्वांटिटी है 4x बाई पाई, ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 3 और 4। तो जब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा? 3 पे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो ऐसा हो गया, I इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और यहाँ क्या है? पाई, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन को तो रहने दीजिए, लेकिन क्या ये 3 बन गया? ये वाला पार्ट तो 3 आ गया और थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, वो हट गया। अब यहाँ एक और दिमाग लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर अगर ऐड हो रहा हो तो हम तो उसको बाहर कर सकते हैं। तो अगर इसको बाहर कर सकते हैं तो ये अब इधर लिखते हैं। देखिए I इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 पाई बाई 4 2 पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x और प्लस का कितना? 3dx। 3 बाहर चला गया। अब एक बात और आप ध्यान से बताइएगा, 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री? पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, उसको 3 टाइम्स करना है, 135 डिग्री। अच्छा ये इसका मतलब 180 डिग्री। अब हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं साइन का। ये किसका ग्राफ है? ये 0 है, ये कितना है? पाई, यहाँ पे है 180 डिग्री। अच्छा वो ये 90 है, ये पाई बाई 2 है, तो 135 यहाँ होगा। अब जब x का वैल्यू 135 से पाई में है तो आपको लगता है ये टॉप वैल्यू 1 पाई बाई 2 पे है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होगा अंदर वो 1 से तो कम होगा और 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा इस इंटरवल में। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या हो गया? 3 पाई बाई 4 से लेकर के कहां तक? पाई तक, बस ये है। अब सोचिए कहाँ ये सवाल और एक्चुअल क्वेश्चन ये है, बाकी सब तो फंक्शन है। अब 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 3x, और इसमें लिमिट क्या लगाइएगा? 3 पाई बाई 4 से लेकर के और पाई तक, तो पाई लगाइएगा तो बन जाएगा 3 पाई और माइनस यहाँ पर ये वैल्यू कीजिएगा तो ये 9 पाई बाई 4, तो 12 पाई माइनस 9 पाई कितना हो गया? 3 पाई बाई 4। तो आंसर आना चाहिए था 3 पाई बाई 4, यानी डी ऑप्शन सही था। क्या ये मुश्किल है?
बनाइए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो द वैल्यू ऑफ एक इंटीग्रेशन है 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x है। अब सोचिए, यहाँ भी स्टूडेंट कई सारे अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इस सवाल के लिए वो ये होगा कि आप इसको पहले तो कुछ बोल दीजिए i है, i इक्वल टू कितना 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x dx। और एक आसान बात बताते हैं, अगर ये ध्यान रहा ना तो लगभग 30% क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। ये जो लिमिट यहाँ दिया है ना, उसमें एक बार किंग प्रॉपर्टी लगाने पे आप ये देखिए कि क्या अंदर वाला क्वांटिटी कहीं निगेटिव तो नहीं हो रहा है। अगर निगेटिव हो गया ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो गया। आप इसमें अगर किंग प्रॉपर्टी लगाइएगा तो i इक्वल टू ये 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos कितना लिखिएगा पाई माइनस एक्स, और आपको पता है कि cos पाई माइनस एक्स मतलब माइनस cos x। तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है i इक्वल टू 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस cos x dx। आएगा ऐसा या नहीं आएगा? और जब प्रॉपर्टी लगा लिए फिर इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर पता चला इधर तो 2i आ गया और इधर हो गया 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस cos x dx। अब प्रॉपर्टी तो याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ये या तो 0 होता है या -1 होता है। 0 कब होगा? जब ये x इंटीजर होगा, और जब x नॉन इंटीजर होगा तब ये वैल्यू कितना आएगा -1। तो ये वैल्यू या तो 0 आएगा या -1 आएगा, यही आएगा ना। तो जब 0 आ जाएगा तो उसका क्या इंटीग्रेशन, एरिया तो 0 ही आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमको कितना कंसीडर करना चाहिए था 0 to पाई और बस -1। अब सोचिए -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, तो ये आ जाएगा माइनस पाई और 0 पे तो 0, और ये इक्वल है 2i के। तो i का वैल्यू कितना दिखा आपको -पाई/2। आंसर हो जाएगा -पाई/2। नहीं आया? अच्छा, एक सवाल और हमारे दिमाग में आ रहा है, चलिए इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। अगर कोई बोला इंटीग्रेशन कीजिए 0 से पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x। प्रीवियस ईयर जेईई प्रॉब्लम है ये मेंस का, इसका वैल्यू बताना, बताइए कितना है। ये किंग प्रॉपर्टी यूज करने पे अंदर वाला निगेटिव हुआ या नहीं? हो गया। तो अंदर वाला निगेटिव हो गया तो आंसर उतना ही आएगा -पाई/2। इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा -पाई/2। समझ में आया? चलिए बनाइए। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल लग रहा है। एक इंटीग्रेशन है 0 to कितना 1/2, ऊपर है ln 1 + 2x, नीचे है 1 + 4x², और इसमें से कौन सा ये होगा। ये बना था किसी से? अच्छा, एक बात देखिए, इसको देख करके ना एक बात स्ट्राइक होना चाहिए था। अगर आप इसको i बोलते हैं तो i इक्वल टू 0 to 1/2, ये आपके पास है ln 1 + 2x, और नीचे लिखा हुआ है 1 + 4x² मतलब 2x का स्क्वायर। क्या अब कभी भी वेरिएबल के स्क्वायर के पहले अगर प्लस साइन है तो हम तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन बेस्ट होगा? 2x को आप tan थीटा बोल दीजिए ना। अगर यहाँ माइनस होता तो हम दूसरा सोचते, प्लस में तो यही सोचेंगे। अच्छा, अगर ये बोलिएगा तो सबसे पहले लिमिट बताइए कैसे चेंज हुआ। जब यहाँ 0 तो tan थीटा में 0 तो 0 ही आएगा। जब 1/2 रखेंगे तो 1 आएगा, तो tan थीटा में 1 कितना पाई/4। लिमिट आ गया 0 से पाई/4। और क्या बदलेगा? ऊपर आपके पास बच जाएगा ln 1 + tan थीटा। नीचे सोचिए 1 प्लस इसके जगह tan थीटा, तो tan² थीटा मतलब कितना हो गया sec² थीटा। dx के जगह बताइए कितना, dx के जगह डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो 2dx किसके बराबर sec² थीटा d थीटा। तो dx के जगह आप लिख सकते हैं sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये और ये, अब ये वाला 2 इधर आ गया 1/2, ये भी खत्म।
अब तो क्वेश्चन ही खत्म। Yes. कैसे? इसका पाई बाई 8 ln 2 ये बोले थे ये वैल्यू काम का है 0 to पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना आता है पाई बाई 8 ln 2। ये याद रखने वाला रिजल्ट, और पीछे मल्टीप्लाइड हो रहा है 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा पाई टाइम्स ln 2 डिवाइडेड बाई 16। तो पाई टाइम्स ln 2 डिवाइडेड बाई 16। अगर ये वैल्यू याद है तो इतना छोटा सवाल है, नहीं याद है 3-4 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। बनाइए।